कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत का प्रकार। कल की वीडियो में हमने जाना था शिक्षण के सिद्धांत और आज की वीडियो में जानेंगे हम उसके प्रकार के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला है कि स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। विकास का आधार स्वक्रिया है। बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसे सही ढंग से सिखाया जा सकता है। मतलब कि बालक जब स्वयं क्रिया करता है तो ही उसका विकास होता है। तो बालक का शरीर, मस्तिष्क, उसका दिमाग जब क्रियाशील रहता है तो उसे कोई भी चीज़ सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों बालक को स्वयं क्रिया करने पर बल देना चाहिए। आगे है दोस्तों प्रेरणा का सिद्धांत। यह बालकों में रुचि उत्पन्न करने का माध्यम है। प्रेरणा संचार होने पर बालक शीघ्र पाठ को सीखने का प्रयास करता है। यानी कि बालक को प्रेरणा का सिद्धांत ऐसा माध्यम है जो बालक को किसी पाठ्य में, किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करवा सकता है। तो बालक को अगर रुचि उत्पन्न करवाना है किसी पाठ्य में, किसी सब्जेक्ट में, तो उसे हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर हम बालक को मोटिवेट करेंगे किसी पाठ के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो बालक उस चीज़ में रुचि लेने लगेगा। अगर मैथ्स के लिए बालक को रुचि उत्पन्न करवाना है मैथ्स में, तो बालक को मोटिवेट करना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि बेटा मैथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बालक रुचि लेने लगेगा मैथ्स में और फिर वो उस पाठ को सीखने का प्रयास करेगा। आगे दोस्तों रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत शिक्षण को स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक पाठ में एक लक्ष्य निर्धारित हो तभी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब किसी बालक का बोर्ड होता है या बालिका का, तो माता पिता अगर उसे ये कह दें कि अगर आप बोर्ड पास कर लोगे तो आपको हम मोबाइल फ़ोन दिलवाएंगे, साइकिल दिलवाएंगे, तो बालक बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर हम बोर्ड पास कर लेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही शिक्षण में किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए उसका एक लक्ष्य निर्धारित हो तभी वह उसमें जो है रुचि उत्पन्न की जा सकती है। आगे दोस्तों निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि किसी भी कार्य करने से पहले अगर हम कोई कार्य करते हैं, मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी करता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षण में प्रत्येक पाठ का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षक को किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उस उद्देश्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जी दोस्तों ऐसे ही शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अगर कोई पाठ पढ़ा रहा है तो हर पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो कि पहले से शिक्षक को पता होना चाहिए। उस उद्देश्य के बारे में पहले से उस शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए ताकि बालक को उस पाठ्य को पढ़ाने के बाद उस उद्देश्य का ज्ञान करा सके शिक्षक। तो पहले से शिक्षक को पता रहेगा तभी तो वो उद्देश्य के बारे में बताएंगे टीचर बालक को। तो शिक्षक को उस पाठ का जो उद्देश्य होता है पहले से पता होना चाहिए और ये आवश्यक होता है। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक होता है ताकि शिक्षक जो है उस उद्देश्य को बालक तक सही तरीके से पहुंचा सके। आगे है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत शिक्षण के पूर्व तथा शिक्षण के समय प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात होना चाहिए। दोस्तों शिक्षण या सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है जब शिक्षण प्रवेश करता है कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालक को पढ़ाने के लिए, तो उसके पूर्व उसको योजना कर लेनी चाहिए। जो भी पढ़ाना है उसके पूर्व शिक्षक को उस पाठ्य के क्रम की योजना कर लेनी चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है। अगर इस बिंदु से शुरू करना है तो इस बिंदु पे ख़त्म होगा, तो इसके बीच जो भी चीज़ें आएंगी उसका योजना, जो भी टॉपिक्स आएंगी उसका योजना कर लेना चाहिए कि किस टॉपिक को पहले पढ़ाना है जिससे बालक को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सरल से कठिन की ओर की जो विधि होती है, तो कोई भी पाठ है उसमें सरल चीज़ भी होगी और कठिन भी, तो सबसे पहले सरल को पढ़ा लेना चाहिए उसके बाद कठिन को, ताकि बच्चे को अच्छे से स्पष्ट हो सके कोई भी चीज़। तो पहले योजना बना लेनी चाहिए। चयन का सिद्धांत शिक्षण हेतु केवल उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए जो आवश्यक है। दोस्तों अगर बालक सेकंड स्टैंडर्ड का है तो उसे उसी स्टैंडर्ड के सिलेबस को पढ़ाना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं समझ पाएगा। और उसके बाद है एक सफल शिक्षक सरल तथा कठिन विषयों को एक सफल शिक्षक जो है वो सरल से कठिन विषयों को अनेक कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है। एक सफल शिक्षक जो होता है, जो अच्छा शिक्षक होता है, वो सरल से कठिन विषयों को, यानी कि पहले सरल विषयों को उसके बाद कठिन विषयों का निर्धारण करता है। इस आधार से पढ़ाने से, इस क्रम से पढ़ाने से बालक को अच्छे समझ में आएगा। और जब सरल के बाद कठिन विषयों को प्रस्तुत करेगा छात्रों के सम्मुख,
तो फिर वो बच्चे के सामने अच्छे से स्पष्ट होकर पहुँचेगा, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। और जो क्रम होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है शिक्षण के लिए। सरल से कठिन की ओर का जो क्रम होता है वो बालक के लिए और शिक्षण के लिए, दोनों के लिए प्रभावशाली होता है। बालक अच्छे से समझ जाता है और शिक्षण जो होता है वो प्रभावशाली होता है, सभी बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। तो सरल चीज़ों के बाद जब कठिन चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो कठिन चीज़ें बच्चों के लिए कठिन नहीं रह जाती हैं। आगे दोस्तों, अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। यह प्रभावशाली अधिगम हेतु आवश्यक तथ्य है। एक अच्छा शिक्षक कक्षा की स्वच्छता, प्रकाश, रोशनदान की उचित व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। जी दोस्तों, ऐसा नहीं कि टीचर प्रवेश किए क्लास में और बस अपनी बातें रख के बच्चों के सामने और चले गए, नहीं। पहले अच्छे शिक्षक आते हैं क्लास में तो देख लेते हैं बच्चों की सीटिंग सही है, अरेंजमेंट सही है कि नहीं, सीटिंग सही है कि नहीं, बच्चों जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ प्रकाश सही से आ रहा है कि नहीं, हवा आ रही है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं। ये सब देखने के बाद जो है जब बालक के आसपास की व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, ये सब देखने के बाद जब बालक को पढ़ाते हैं शिक्षक तो वो अधिगम प्रभावशाली होती है। तो व्यवस्था पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें शारीरिक दिक्कत नहीं होगी तो वो अच्छे से समझ सकेंगे। आगे दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण अपने छात्र की कमजोरियों शिक्षण अपने छात्र की कम सॉरी शिक्षण नहीं शिक्षक है शिक्षक अपने छात्र की कमजोरियों, कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाकर सुधार करता है। मतलब उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत शिक्षक जो है अपने छात्र की कमजोरी, उसके अंदर जो कमी है, जो त्रुटि है, या फिर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो त्रुटियां होती हैं उनका पता लगाकर सुधार करते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। आगे दोस्तों, क्रियाओं का सिद्धांत है। फ्रॉबेल के अनुसार कार्य करके सीखने की सर्वोच्च विधि है। यानी कि जो अगर कोई या शिक्षक ही कोई कार्य कर रहे हैं तो बालक उन्हें देख कर सीखे या फिर स्वयं करके सीखे, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब बालक देख के सीखेगा तो वो चीज़ कुछ दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन जब स्वयं करके सीखेगा तो वो विधि सर्वोच्च होती है, क्योंकि जब स्वयं करके सीखेगा तो वो चीज़ उसको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, वो कभी नहीं भूलेगा। तो फ्रॉबेल के अनुसार, फ्रॉबेल ने कहा है कि कार्य करके सीखने की सर्वोच्च विधि है। स्वयं क्रिया करेगा तो बालक को वो हमेशा याद रहेगा। आगे है दोस्तों, विभक्तीकरण का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण हेतु विषय को भागों में बांटना चाहिए ताकि सभी बिंदु स्पष्ट हो सकें। जी दोस्तों, अगर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो अगर कोई सिलेबस पढ़ा रहे हैं या कोई पाठ्य पढ़ाया जा रहा है तो उसमें कई टॉपिक्स होंगे, कई बिंदु होंगे, तो हर एक स्टेंजा को अलग अलग भागों में बांटकर जब बालक के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वो बिंदु स्पष्ट होकर बालक के सामने पहुंचेगी और शिक्षण भी प्रभावशाली होगा। तो छोटे छोटे भागों में बांटकर किसी भी टॉपिक को अगर समझाया जाए तो वो एक एक टॉपिक धीरे धीरे कर बालक अच्छे से समझ लेगा और स्पष्ट हो जाएगा, तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं रहेगा और शिक्षण भी प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना है शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार के बारे में हमने जाना है, और कल की वीडियो में हमने देखा था शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए मेरे चैनल पढ़ाई.com में। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यूपी टेट का सिलेबस ही है जो मैं एक एक वीडियो में करके पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।